हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बिकॉज अभी नीट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। आपकी इस तैयारी को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में कंप्लीट करने के लिए हमने भी स्टार्ट की है नीट की तैयारी, एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन सीरीज। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी टिश्यू लेवल की स्टडी होती है जिसमें हम टाइप ऑफ टिश्यू, उनकी अरेंजमेंट या फिर उनके स्ट्रक्चर फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप देखते हैं एक प्लांट में आपको रूट, स्टेम, लीफ, थ्री मेन वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं पार्ट्स की एनाटॉमी, उनकी टिश्यू की अरेंजमेंट, सबके फंक्शन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। राइट, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, Which of the following statements are not correct regarding the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो ये जो क्वेश्चन है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर के ऊपर क्वेश्चन है। बट उससे पहले आपने एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा है मेन पॉइंट उसको हाईलाइट करना होता है। कि जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको नॉट करेक्ट पूछा है, मींस आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इसको पहले मार्क करके रखना है जिससे आपके माइंड से ये चीज बाहर ना जाए कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 के ऊपर। ए, सेल्स आर लार्ज, बैक्यूलेटेड एंड क्लोजली अरेंज्ड। तो क्या मेरिस्टेमेटिक सेल लार्ज होते हैं नॉर्मल सेल से कंपेयर करें अगर? नहीं, स्मॉल होते हैं। आपको पता है क्योंकि डिवाइडिंग सेल जो होता है अभी उसने पूरा साइज गेन नहीं किया है तो वो सेल स्मॉल होते हैं। तो ये लार्ज वाला पॉइंट रॉन्ग है। बैक्यूलेटेड, क्या मेरिस्टेमेटिक सेल में बैक्यूल होता है? तो एज वी नो दैट वैक्यूल्स डेवलप ड्यूरिंग द एनलार्जमेंट या इलोंगेशन होती है सेल की, उस टाइम डेवलप होता है। मींस जब सेल परमानेंट स्ट्रक्चर गेन करता है, ग्रो करता है, तब मेरिस्टेमेटिक सेल में आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया यहां पे, रॉन्ग। थर्ड इसमें लिखा है क्लोजली अरेंज। क्या मेरिस्टेमेटिक सेल कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होते हैं, क्लोज होते हैं? यस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको इंटरसेलर स्पेस नहीं देखने को मिलते हैं, जनरली ऐसा होता है। वो कब डेवलप होते हैं? जब टिश्यू मैच्योर होता है तो उस टाइम उसमें इंटरसेलर स्पेसिस डेवलप होते हैं। तो हमारे पास यहां पे लार्ज बैक्यूलेटेड इनकरेक्ट है, क्लोजली अरेंज करेक्ट है, बट ओवरऑल स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगी इनकरेक्ट। ओके, सेकंड बी पॉइंट के ऊपर आते हैं। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या सेल में आपको डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है? यस। क्यों? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहे हैं, उनको नए सेल बनाने हैं, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी मटेरियल की सिंथेसिस चली होती है, तो उसका साइटोप्लाज्म जनरली डेंस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर बॉल फॉर्मिंग मटेरियल, मोर प्रोटीन्स एंड सच टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास पॉइंट हो गया कि डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई की बात करते हैं। प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल लार्ज न्यूक्लियस। अब आप देखिए कि जो परमानेंट सेल होता है उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको वैक्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, सेल लार्ज होता है तो न्यूक्लियस थोड़ा छोटा दिखता है। बट मेरिस्टेमेटिक सेल में सैप वैक्यूल तो है ही नहीं, उसको अगर आप निकाल दोगे तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसके बाद क्या दिखेगा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, वो हाईली एक्टिव स्टेट में होता है, ये भी एक रीजन दिया जाता है। मींस प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। तो बी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। सी पार्ट पे आते हैं। सेल्स शो हाई बायोसिंथेटिक रेट। अब ये बायोसिंथेटिक रेट क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या अदर मटेरियल जो सेल को डिवीजन के टाइम में रिक्वायर्ड होते हैं नए सेल बनाने के लिए। तो जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल हाईली एक्टिव होता है, उसमें इन सभी सब्सटेंस की, दैट इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, बॉल फॉर्मिंग, मेम्ब्रेन फॉर्मिंग मटेरियल, ये रैपिडली बन रहे होते हैं बिकॉज नए सेल बनाने हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हाई बायोसिंथेटिक रेट करेक्ट पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर में। राइट, डी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जनरली कंटेन हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट हाई होनी चाहिए क्या मेरिस्टेमेटिक सेल में? यस। आपको पता है कि रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, प्रोटीन की सिंथेसिस हो, इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सेल की। तो ओवरऑल बोला जाए तो मेरिस्टेमेटिक सेल रैपिडली डिवाइडिंग सेल हैं, तो उनमें एनर्जी कंजप्शन भी बहुत हाई होती है। तो इसका मतलब हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हाई होना चाहिए क्योंकि एनर्जी का लिंक डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से है, एटीपी प्रोडक्शन से है। तो इसका मतलब हो गया डी स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? करेक्ट है।
अब आते हैं ई स्टेटमेंट के ऊपर, स्टोर एर्गेस्टिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो ये एर्गेस्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब आ सकते हैं। तो जो सेल के अंदर स्टोर होते हैं उसको एर्गेस्टिक सब्सटेंस बोला जा सकता है। इसमें रेजिन, टैनिन, गम ऐसे भी बहुत सारे सब्सटेंस आ जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या इनकी सिंथेसिस होती है, स्टोरेज होती है। अब आप देखिए ये सारे एर्गेस्टिक सब्सटेंस जनरली कहां पे स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं सैप वैक्यूल। अब सैप वैक्यूल तो है ही नहीं मेरिस्टेमेटिक सेल में, इसका मतलब इनकी सिंथेसिस भी वहां पे नहीं हो रही है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते टाइम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बना रहा होता है, वो ऐसे एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं बनाता है। इसका मतलब एर्गेस्टिक सब्सटेंस भी वहां पे स्टोर नहीं होते, राइट। तो हमारे पास ए स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पे थर्ड, दैट इज ए एंड ई ओनली। बाकी बी सी डी स्टेटमेंट ये करेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफरेंशिएट प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है, जिसमें हमने प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम का कंसेप्ट लिया गया है। अब पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम एक्चुअली होता क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जाइगोट हमने सबसे पहले लिखा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ जो है वो सिंगल सेल दैट इज जाइगोट से स्टार्ट करता है। और ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेनली बात कर रहे हैं। तो जाइगोट जब डिवाइड रीडिवाइड करेगा तो बनेगा एम्ब्रियो। यहां पे आप डायग्रामेटिकली देख रहे हैं कि एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो एक अनडिफरेंशिएटेड मास है, इसको हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी बोल देते हैं। अब देखिए इस एम्ब्रियो में ग्रोथ स्टार्ट होगी, प्लिम्यूल रेडिकल बनेंगे। अब प्लिम्यूल जैसे जैसे ग्रो करेगी, डिवाइडिंग सेल टिप के ऊपर रह जाएंगे यहां पे, इसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। ऐसा ही रेडिकल में होता है, जैसे जैसे रेडिकल ग्रो करती है उसमें टिप के ऊपर यहां पे आपको डिवाइडिंग सेल रहेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसके बिहाइंड सेल परमानेंट हो जाएंगे, जैसा कि शूट एपिकल मेरिस्टम के बिहाइंड परमानेंट हो गए, राइट। बट क्या ये जो शूट एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल है, इन्होंने कभी अपनी डिवीजन पावर लूज की थी? नहीं। इसका मतलब ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे एम्ब्रियो से प्राइमरी मेरिस्टम बनता है। ऐसा मेरिस्टम जो डायरेक्ट एम्ब्रियो के सेल होते हैं, उन्होंने कभी भी डिवीजन पावर लूज नहीं की थी, राइट। अब प्राइमरी मेरिस्टम जब परमानेंट सेल बनाएगा तो उसको प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और सम टाइम जब कभी प्लांट को किसी पार्ट को नीड होती है कि फिर से डिवीजन एक्टिविटी करनी है, फिर से ग्रोथ करनी है, तो वो क्या करता है, उस परमानेंट जो टिश्यू है उसको फिर से डी डिफरेंशिएट करता है, मतलब कि डिवीजन पावर को रीगेन करने को कर लेता है, और उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। तो पॉइंट क्या हो गया कि प्राइमरी मेरिस्टम एम्ब्रियो से ओरिजिनेट करता है, सेकेंडरी मेरिस्टम कहां से ओरिजिनेट करता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मींस मैच्योर टिश्यू से, कैसे? अपनी डिवीजन पावर को फिर से गेन करके, डी डिफरेंशिएशन करके। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब आप देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। क्या प्राइमरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू से ओरिजिनेट करता है? नहीं, हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक से। तो इसका मतलब हो गया कि ये रॉन्ग है। सेकंड इसका पार्ट है स्टेटमेंट का, वेयर एज सेकेंडरी मेरिस्टम इज एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन। तो क्या सेकेंडरी मेरिस्टम एम्ब्रियो से ओरिजिनेट किया है? नहीं, अभी हमने देखा कि वो परमानेंट टिश्यू के डिवीजन पावर रीगेन करने से बना है। तो ये भी रॉन्ग है, मींस ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? रॉन्ग। ओके, सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम इज फाउंड ओनली इन रूट्स। तो क्या प्राइमरी मेरिस्टम रूट में ही देखने को मिलता है? तो अभी आपने देखा कि रूट की टिप के ऊपर, शूट की टिप के ऊपर जो मेरिस्टम है वो दोनों प्राइमरी है। इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टम रूट की टिप, शूट की टिप दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा पॉइंट ये रॉन्ग हो गया। वाइल सेकेंडरी मेरिस्टम इज फाउंड ओनली इन स्टेम। तो स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, दोनों के अंदर ही तो सेकेंडरी मेरिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये पॉइंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो सेकंड जो यहां पे जो ऑप्शन दी गई है वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ व्हाइल सेकेंडरी मेरिस्टम इंक्रीजेस लेंथ। तो क्या प्राइमरी मेरिस्टम
गर्थ को इंक्रीज करता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गर्थ क्या है। गर्थ एक्चुअली डायमीटर के लिए टर्म यूज की जाती है, डायमीटर, राइट। तो आप यहां पे देखिए कि जो प्राइमरी मेरिस्टम टिप के ऊपर है वो क्या डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम कर रहा है? लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। सेकंड इसका पार्ट देखिए, व्हाइल सेकेंडरी मेरिस्टम इंक्रीजेस लेंथ। तो सेकेंडरी मेरिस्टम लेंथ को इंक्रीज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है उसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? कैम्बियम, कैम्बियल मेरिस्टम या रिंग मेरिस्टम, राइट। तो ये डायमीटर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो हमारे पास पॉइंट हो गया कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो गर्थ को इंक्रीज करता है। तो आप देखिए यहां भी अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। तो 3 यहां पे ऑप्शन इनकरेक्ट है। अभी फोर्थ के ऊपर आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन, करेक्ट। while secondary meristem originate from de-differentiated permanent tissue, ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द मेरिस्टम विच वुड शो दीज कैरेक्टर। तो यहां भी हमें मेरिस्टम फाइंड आउट करना है। अब इतने क्वेश्चन मेरिस्टम के क्यों? क्योंकि मेरिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम अलग टाइप के ऊपर बात करेंगे। तो स्टडी द करेक्टर, क्या करेक्टर स्टडी करने हैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बताना है कि कौन सा मेरिस्टम है। तो पहली बात तो कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए हम कौन से मेरिस्टम की बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पे आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा होता है, एक एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, 3 मेरिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, राइट। तो जो टिप के ऊपर मेरिस्टम है आपको पता है ये एपिकल मेरिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम। और रूट की टिप के ऊपर भी यहां पे आपको मेरिस्टम दिखेगा, ये रेड कलर से है, रूट एपिकल मेरिस्टम, राइट। आप देखते हैं जैसे जैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टम ग्रो करता है, इसके कुछ सेल होते हैं वो नोड के ऊपर पीछे रह जाते हैं, डिवीजन की स्टेट में, डिवाइडिंग सेल। तो ऐसे सेल्स जो हैं जो नोड के ऊपर रह गए हैं, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्चुअली एपिकल मेरिस्टम के ही सेल्स होते हैं जो नोड के अपसाइड या लोअर साइड आपको डिवीजन स्टेट में रहेंगे। तो इसको इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है? ये इंटरनोड की लेंथ को, जैसे यहां पे एरो लगा है, इंटरनोड की लेंथ को ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो एपिकल मेरिस्टम टिप से इंक्रीज करता है लेंथ को, और इंटरकैलरी मेरिस्टम स्टेम के बीच से इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करता है। रूट में नोड्स नहीं होती है तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। थर्ड मेरिस्टम आपको लेटरल मेरिस्टम दिया गया है जो गर्थ को इंक्रीज करता है। अब देखिए ये जो लेटरल मेरिस्टम होता है इसको बोलते हैं कैम्बियम मेरिस्टम, रिंग मेरिस्टम। आप देख रहे हैं यहां पे ये लाइन शो की गई है। ये एक्चुअली अगर आप इसका टीएस कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, तो ये रिंग में आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है, रिंग में दिखेगा लाइक दिस। तो लेटरल मेरिस्टम जो है वो रिंग मेरिस्टम है। तो हमारे पास 3 यहां पे मेरिस्टम हो गए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के फीचर, इसमें फीचर देखेंगे, फीचर के बेसिस पे आप इजीली बता देंगे कि कौन सा मेरिस्टम है। डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टम, तो एपिकल मेरिस्टम से अगर डिराइव हुआ है तो एपिकल तो नहीं होगा, राइट। बाकी इंटरकैलरी हो सकता है, लेटरल हो सकता है। तो यहां पे एक पॉइंट क्लियर हुआ कि एपिकल नहीं है। सेकंड, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन एंड इरेक्शन ऑफ फॉलन स्टेम इन सीरियल। तो हमने देखा इलोंगेशन, तो इलोंगेशन के लिए अभी हमने बात की या तो एपिकल होगा या इंटरकैलरी। तो एपिकल तो था नहीं, इसका मतलब इंटरकैलरी होना चाहिए। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है इरेक्शन ऑफ फॉलन स्टेम। आप देखते हैं कई बार बहुत स्टॉर्म, विंड चलती है, स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है हमारी सीरियल क्रॉप्स होती है वो उनकी स्टेम वीक होती है तो हॉरिजॉन्टली लाई कर जाती है। तो आप कुछ टाइम के बाद उस फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे उनका आगे वाला पार्ट होता है शूट वाला, वो अपराइट होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ ऊपर की ओर स्टार्ट होती है। जैसे कि कंसीडर ये हमारे पास एक सीरियल क्रॉप का प्लांट था। अगर यहां पे विंड चलती है और ये प्लांट ऐसे हॉरिजॉन्टली बेंड हो जाता है लाइक दिस, ऐसे, तो आप इसको कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे
कि आफ्टर सम टाइम ये इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो ऐसे ऊपर की ओर बेंड करना स्टार्ट कर जाता है लाइक दिस। ठीक है, तो फॉलन स्टेम है उसको अपराइट ग्रो करने में हेल्प करता है। कैसे? इस रीजन पे इसके पीछे भी हार्मोनल कंसेप्ट होता है। जो लोअर साइड है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होने के बाद क्या होता है, जो लोअर साइड है सेल ज्यादा ग्रो करते हैं तो ये ऊपर की ओर बेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा मेरिस्टम जो क्या करेगा, वो फॉलन स्टेम को अपराइट ग्रो करने में स्टार्ट करेगा। तो ये इंटरनोडल रीजन को इलोंगेट करता है, एक साइड से ज्यादा एक साइड से कम, तो प्लांट ऊपर की ओर ग्रो करेगा। तो हमारे पास छोटा सा पॉइंट यहां क्लियर हो रहा है कि एपिकल तो है नहीं, तो इंटरकैलरी के ऊपर मेन क्वेश्चन बनता जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखेंगे, हेल्प इन रीजनरेटिंग पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल। जैसे आप समटाइम देखते हैं कि कैटल ग्रेज करते हैं और ऊपर से यहां से प्लांट को उन्होंने कट कर दिया, तो आप देखते हैं एपिकल मेरिस्टम तो रिमूव हो गया। अब एपिकल मेरिस्टम रिमूव हो गया तो ग्रोथ कैसी होगी, इसके जस्ट नीचे जो नोड के ऊपर इंटरनोडल मेरिस्टम होता है वहां पे ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहां पे नई ब्रांचेस निकलेंगी, मींस फर्दर ग्रोथ, न्यू ब्रांचेस कहां से, इंटरनोडल इंटरनोड के पास जो नोडल मेरिस्टम है या इंटरकैलरी मेरिस्टम है। तो हमारे पास पॉइंट हो गया कि ये तीनों फीचर हैं वो बेटर मैच कर रहे हैं किससे, इंटरकैलरी मेरिस्टम से। रूट एपिकल तो है नहीं, लेटरल भी नहीं है, कॉर्केम्बियम भी लेटरल में आता है तो ये भी नहीं है, तो हमारे पास हो गया ऑप्शन 4 करेक्ट, राइट। तो ये हमारे पास था पोजीशन के बेसिस के ऊपर आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टडी द फीचर्स ऑफ टिश्यू गिवन इन कॉलम 1 एंड मैच विद द टाइप ऑफ टिश्यू गिवन इन कॉलम 2। तो हमारे पास पॉइंट है कि फर्स्ट कॉलम में कुछ फीचर हम यहाँ पे दिए गए हैं और सेकंड कॉलम में यहाँ पे टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे आप देख रहे हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टिश्यू दिए गए। तो ये जो टिश्यू है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है एज वी नो। तो फीचर स्टडी करने से पहले हम क्या करेंगे, हम पहले टिश्यू को देखते हैं, टिश्यू की डायग्राम देखते हैं कि कैसे वो ऑब्जर्व होते हैं, उसके बाद आपको फीचर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। देखिए पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा के अंदर आप देख रहे हैं कि थिन वॉल्ड सेल हैं, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहे हैं, जो बड़ा इजीली विजिबल फीचर है, उसको देखना है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड में देख रहे हैं कोलेनकाइमा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको स्पेशल चीज दिख रही है कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं है। सेकेंडली अगर बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे कॉर्नर के ऊपर आपको यहां पे ये इररेगुलर थिकनिंग देखने को मिलेगी, इररेगुलर बॉल थिकनिंग बोलते हैं इसको, बॉल थिकनिंग। ये थिकनिंग कौन से मटेरियल की बनी है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। इसमें सेल्लोस होता है, हेमी सेल्लोस होता है और कुछ पैक्टिन भी होता है, तो ये मटेरियल है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी हमने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इरेगुलर बॉल थिकनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में आपको बॉल बहुत ज्यादा थिक दिख रही है, इंटरसेलुलर स्पेस भी यहां पे नहीं होते हैं, और जो सेकेंडरी बॉल है बहुत ज्यादा थिक होती है, और इतनी ज्यादा थिक होती है उसमें लिग्निन भी डिपॉजिट हो जाता है और वो टिश्यू क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो ये एक डेड टिश्यू है, बाकी दोनों टिश्यू लिविंग होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस किया। अब इन्हीं फीचर को बेस देख के हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे कि कौन से फीचर किससे मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, लिविंग सेल्स हैं, तो स्क्लेरेन्काइमा तो है नहीं, या तो पेरेन्काइमा होगा या फिर कोलेनकाइमा होगा। तो लिविंग सेल्स हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब इंटरसेलुलर स्पेसिस अभी आपने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस कोलेनकाइमा में नहीं है, पेरेन्काइमा में दिख रहे हैं, लिविंग तो ये दोनों है, तो आपको आंसर लगभग मिल गया यहां पे, दैट इज ये कोलेनकाइमा हो सकता है। और भी देख लेते हैं, इररेगुलर थिकनिंग इन द सेल वॉल, यस आपने अभी देखा कि कहां पे थिकनिंग होती है, कॉर्नर के ऊपर। फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ यंग स्टेम एंड पेटियोल, तो ये एक स्पेशल पॉइंट है। जैसे आप देखते हैं कि यंग स्टेम होती है, लीफ की पेटियोल होती है, बहुत ज्यादा स्टॉर्म आता है, विंड चलती है तो भी वो लीफ नहीं टूट के गिरते हैं। कभी देखा है कि बहुत ज्यादा स्टॉर्म आया और पूरे प्लांट के लीफ शेड ऑफ हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पेटियोल में आपको एक ऐसा टिश्यू मिलेगा, कौन सा टिश्यू, कोलेनकाइमा, वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू उसको बोलते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। आप देखते हैं कि ट्री की स्टेम तो टूट जाती है लेकिन लीफ उसके साथ वैसे रहते हैं, राइट। क्यों?
क्योंकि आप देखिए एक रोप होती है उस फ्लेक्सिबल, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे करके? नहीं, वही केस होता है इस टिश्यू में। बट एक हार्ड स्टिक होती है, उसको आप ऐसे करोगे टूट जाएगी इजीली। तो पॉइंट हो गया कि ये यंग स्टेम की हाइपोडर्मिस में और पेटियोल में होता है, वहां पे उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, राइट। तो हमारे पास यहां पे ये मैच कर गया किसके साथ? कॉलकाइमा के साथ, करेक्ट। चलिए सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। लिविंग सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स हैं, तो या तो पेरेन्काइमा होगा या फिर कॉलकाइमा। लिविंग सेल्स हैं जनरली आइसोडायमेट्रिक, तो आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि सिमिलर जैसी शेप होती है, थिन प्राइमरी बॉल। अब थिन प्राइमरी बॉल आपको कॉलकाइमा में नहीं मिलेगी, वो तो आपको पता है, थिकनिंग डेवलप हो जाती है उसमें, तो ये पेरेन्काइमा हो सकता है प्रोमिनेंट इंटरसेलुलर स्पेस। तो अब तो क्लियर हो गया कि ये पेरेन्काइमा की ही बात हो रही है, किसमें? प्रोमिनेंट इंटरसेलुलर स्पेस है। तो दो ऑप्शन हमारी मैच हो गई है। थर्ड ऑब्वियसली आपको पता है स्क्लेरेंकाइमा होना चाहिए। फीचर देखते हैं, डेड सेल है स्क्लेरेंकाइमा, लिग्निफाइड थिक बॉल्स हैं, क्लियर है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो सिंपली ये स्क्लेरेंकाइमा का फीचर होता है। तो इसको यहां कनेक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए का 2 यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, और बी का 1 यहां पे दिया है, और सी का 3। तो हमारा आंसर हो गया यहां पे सेकंड, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन सिंपल परमानेंट टिश्यू के ऊपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू जाइलम। तो यहां पे हम जाइलम टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन ले रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक बात आपने याद रखनी है कि आपको ऐसा ना लगे कि न्यू एनसीईआरटी में जाइलम फ्लोएम तो दिया ही नहीं है, टिश्यू तो दिया नहीं है, डायरेक्टली टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट किया है। आप एनटीए का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है टिश्यूज, राइट। तो टिश्यूज लिखा हुआ है, और नीट 2024-25 में टिश्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन जाइलम को, पूरे टिश्यू को सिंपल वे में समझने के लिए यूज करेंगे। तो हमें टॉपिक छोड़ना नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, राइट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू जाइलम, ठीक है। तो सबसे पहले जाइलम टिश्यू को देखते हैं स्टेटमेंट, फिर उसके बाद क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले कंसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। कंसेप्ट को स्टडी करने के बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आप देखते हैं कि कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी इजीली बताएगा, ऑप्शन अपने आप बताएगी कि मैं हूं। ओके, तो यहां पे देखिए जाइलम जो है, इसमें आपको कौन कौन से टिश्यू मिलेंगे, क्या सेम टाइप के हैं कि डिफरेंट टाइप के हैं। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब हो गया कि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के सेल। तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं इसके अंदर? जैसे फर्स्ट आपको मिलेगा ट्रैकिड्स, सेकंड मिलेंगी वेसल्स, थर्ड है जाइलम फाइबर्स, और फोर्थ जो इसमें मिलेगा आपको वो है जाइलम पेरेन्काइमा। तो अगर किसी टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप के सेल्स हों तो सिंपल सी बात है, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो प्लांट की बॉडी में एक जाइलम, एक फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। डायग्रामेटिकली देखेंगे, सबसे पहले ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, वन बाय वन इनको डायग्राम में देखते हैं कि कैसे अरेंज होते हैं। देखिए जो लार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्यूब लाइक सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेसल बोलेंगे, राइट। ये लॉन्ग ट्यूब्स होती है, मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होते हैं, कॉमन बॉल डिसॉल्व करती है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद ये जो यहाँ पे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्रैकिड्स हैं। ट्रैकिड्स एक्चुअली सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, बंच में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो एंड बॉल है वो डिसॉल्व नहीं करती है, तो इनको यूनिसेलर, एक ट्रैकिड को यूनिसेलर स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं। तो ये भी वाटर कंडक्ट करते हैं, बट आप देखते हैं कि बेसल का ल्यूमन ज्यादा है तो उसकी कंडक्शन जो पावर है वो ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जाइलम फाइबर। तो आपको यहां पे फाइबर दिख रहा है, फाइबर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और लास्ट में ये जो सेल आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये है पेरेन्काइमा, राइट। तो हमने देखा जाइलम में कौन कौन से सेल्स
एक मिलके एक पूरा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन से सेल लिविंग है, कौन से डेड है, तो आपको फर्स्ट 3 सेल्स हैं, ये आपको यहां पे एबीसी में ये है डेड सेल्स, और ये जो थर्ड है, फोर्थ है, सॉरी डी, ये है लिविंग सेल, ओनली लिविंग सेल, राइट। तो चलिए फीचर देखते हैं। इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है? नहीं, अभी हमने देखा डिफरेंट टाइप के सेल से बना है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ट्रैकिड्स आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। क्या ट्रैकिड्स के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा? आपने अभी पढ़ा कि डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद प्रोटोप्लाज्म तो नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट सी स्टेटमेंट है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरेन्काइमा। आप देखते हैं कि जो जाइलम है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, साथ में मिनरल भी होते हैं। बट अगर साइड वे कंडक्शन करनी हो तो ये जो जाइलम के बंडल होते हैं उसमें आपको पेरेन्काइमा के रेस मिलेंगी सेल्स की, मींस लॉन्गिट्यूडनली अरेंज सेल मिलेंगे। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट होती है सेल की, वो रेडियल कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मींस इस वेसल से दूसरी वेसल में ले जाने के लिए आपको यहां पे पेरेन्काइमा की रेस मिलेंगी, तो उसी को हम रे पेरेन्काइमा बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास पॉइंट हो गया कि रेडियल कंडक्शन साइड वे कंडक्शन में आपको रे पेरेन्काइमा हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डी स्टेटमेंट पे आते हैं, दे कंडक्ट वाटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपको पता है कि अगर टिश्यू डेड होगा तो रिजिड होगा, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो आप देखते हैं जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा सभी डेड होते हैं, बॉल में लिग्निन डिपोजिशन होती है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो बी सी डी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आपका हो गया सेकंड, राइट। तो ये था हमारे पास जाइलम के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलेंगे फ्लोएम के ऊपर, एक क्वेश्चन लेंगे, फ्लोएम को डिस्कस करेंगे, टिश्यू कैसा है, कैसी अरेंजमेंट है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट ट्रू फॉर फ्लोएम। तो यहां भी फ्लोएम के फीचर आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले फ्लोएम के टिश्यू को देखते हैं, उसका कंसेप्ट देखते हैं, कौन सा टिश्यू लिविंग है, उसके बाद कौन सा टिश्यू क्या वर्क करता है, उसके बाद हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए, ये एक फ्लोएम टिश्यू है, एनसीईआरटी की डायग्राम है, देखते हैं इसमें कैसी अरेंजमेंट है। सबसे पहले आपको लिखा है यहां पे सी प्लेट, तो उससे पहले सी सेल्स की बात करते हैं, सी ट्यूब्स की बात करते हैं, उसके बाद प्लेट देखते हैं क्या है। ये जो आपको यहां पे ये लॉन्ग ट्यूब दिख रही है, ये एक्चुअली सीव एलिमेंट्स इनको बोला जाता है, सीव सेल भी आप बोल सकते हैं। तो सीव एलिमेंट्स आप बोलते हैं मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखें तो। ये जो सीव एलिमेंट्स हैं इसमें आपको कहीं भी आपको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। आप यहां पे देख रहे हैं कि ये दूसरे सीव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है ऊपर और नीचे, और यहां पे आपको दिख रहा है कि ये इसमें पोर डेवलप हो गई है। तो जो कॉमन बॉल है टू सीव एलिमेंट की, उसमें पोर डेवलप हो जाती है और एक बन जाती है पोरस प्लेट, उसको बोलते हैं सीव प्लेट। सीव का मतलब ही पोरस प्लेट होता है। तो एक पोर्स वाली प्लेट जिससे क्या होगा, इजीली कंडक्शन हो सकती है, जैसे कि फूड की कंडक्शन करनी है वाटर के साथ डिसॉल्व करके, राइट। सेकंड यहां पे कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल एक ऐसा सेल होता है जो सीव एलिमेंट या सीव सेल के जस्ट एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडनली अटैच होता है। आप देख रहे हैं ये बड़ा सा सेल, या इस साइड भी आपको दिख रहे हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सीव सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सीव सेल्स में आपको कहीं भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। तो अगर ये सेल लिविंग है तो इसको फंक्शन करने के लिए न्यूक्लियस तो होना चाहिए इसके पास। तो उसके फंक्शन को, मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहां पे उसका एक फ्रेंड है, दैट इज ये हो गया हमारे पास कंपेनियन सेल, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। आप देखते हैं साइडवेज आपको ये ग्रीन लॉन्ग लॉन्ग सेल्स देखने को मिल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं थोड़ा सा। तो ये जो सेल है वो पेरेन्काइमा है, इनका काम वही फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज करना होता है। यहां पे आपको एक चीज मिसिंग है, वो है फ्लोएम फाइबर। तो डायग्राम में फ्लोएम फाइबर्स क्यों नहीं है? तो एक पॉइंट है हमारे पास कि प्राइमरी फ्लोएम जो होता है उसके अंदर आपको फाइबर देखने को नहीं मिलते हैं।
ठीक है, तो ये प्राइमरी फ्लोएम है, इसमें फाइबर नहीं है। हाँ, जब सेकेंडरी फ्लोएम बनता है ग्रोथ के बाद तो उस टाइम उसमें फाइबर डेवलप हो जाते हैं। तो हमारे पास एक हो गया सीव ट्यूब एलिमेंट्स दैट इज सेल्स, एक हो गया कंपेनियन सेल, एक हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फोर्थ हो गया हमारे पास फ्लोएम फाइबर। इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये 3 जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और ये डेड सेल्स हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फ्लोएम के फीचर। फर्स्ट पॉइंट है फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस, कॉम्प्लेक्स है, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो करेक्ट है, आपको क्लियर हो गया पॉइंट कि ऑलरेडी हमने देख लिया कि हाँ इसमें डिफरेंट टाइप 4 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अनलाइक जाइलम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दैट इज बाई डायरेक्शनली। तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट तो वन साइड होता है रूट से लीफ की तरफ, बट फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कहां से कहां जाएगा? लीफ में फूड बन रहा है तो रूट की तरफ जा सकता है स्टोर होने के लिए, जब रिक्वायर्ड होगा तो रूट से वापस शूट की तरफ जा सकता है। तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द फ्लोएम सेल्स रिमेन अलाइव एट मैच्योरिटी एंड ईच ऑफ देम आर न्यूक्लिएटेड। तो क्या फ्लोएम के मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सेल लिविंग होते हैं? यस। क्या सब में न्यूक्लियस होता है जो जो लिविंग होता है? नहीं। आपने देखा कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, और उसके फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा था? उसको कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे रॉन्ग हो गई, राइट। नेक्स्ट नंबर 4, कंपेनियन सेल्स is in phloem tissue is present in close association with sieve tube। आपको पता है अभी हमने देखा क्लोज एसोसिएशन लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं एंड हेल्प इन कैरिंग आउट इट्स मेटाबॉलिक फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पूरा कंसेप्ट देख लिया, तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो गया 3, दैट इज सभी लिविंग सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट। तो हमारे पास फ्लोएम के ऊपर क्वेश्चन। तो अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल एपरेटस। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है वो किसकी है? स्टोमेटल एपरेटस की है, ठीक है। तो आपको इसमें ABCD मार्क किया हुआ है, तो आप इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। टेबल की फॉर्म में आपको ABC दिया गया है। तो देखिए पहली बात तो हम देखेंगे ये स्टोमेटल एपरेटस क्या है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोमेटल एपरेटस जो होता है उसमें क्या क्या आता है? देखिए, एक इसमें स्टोमेटल पोर आएगी, सेकंड इसमें गार्ड सेल है, थर्ड इसके अंदर सब्सिडरी सेल्स हैं। तो 3 पार्ट्स यहां पे स्टोमेटल एपरेटस में आते हैं। पहली बात आपको एक क्लियर होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लेबलिंग पे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे सिंपल लेबलिंग, ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिया है आपको पता नहीं चल रहा है तो उसी से स्टार्ट कर दो, नहीं, आपको जो सबसे सिंपल डायरेक्ट पता चल रहा है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखते हैं सेंटर में पोर है, तो डी में क्या है? ये स्टोमेटल पोर है, इसको हम पोर की जगह अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर भी बोल सकते हैं। अब आप देखो डी में कहां पे स्टोमेटल अपर्चर लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही मैच से अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो पता चला कि आपका हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50%। तो अब देखिए स्टोमेटल एपरेटस यहां भी लिखा हुआ है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी है। इसका मतलब कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो डायरेक्टली क्लियर हो, कट हो गई, रिमूव हो गई। ये तो हो ही सकता है क्योंकि एपिडर्मल भी नहीं है, सब्सिडरी भी नहीं है, सेंटर में है, पोर है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इजी क्या लग रहा है? गार्ड सेल आपने देखा है, सी गार्ड सेल। यहां पे गार्ड सेल हैं वो बीन शेप्ड आपको लग रहे हैं, किडनी शेप बोल सकते हैं, ये डाइकोट का फीचर है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए सी में गार्ड सेल कहां लिखा है? यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा हुआ है, मींस ये फिर से कट हो गया। तो अभी भी आपका क्वेश्चन 50% ही आपको सॉल्व हुआ। 2 ऑप्शंस में आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, गार्ड सेल के जस्ट आउटसाइड आपको जो बी ऑप्शन दी गई है, मार्क किया है, वो कौन से सेल्स होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप के मॉडिफाइड सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल ही मॉडिफाइड होते हैं।
तो ये ऐसे सेल हैं जो गार्ड सेल के क्लोज एसोसिएशन में होते हैं। इनके लिए टर्म यूज की जाती है सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल देखिए बी में कहां दिया है, यहां एपिडर्मल है और यहां पे ये सब्सिडरी है। अब आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि इसका आंसर फोर्थ ही होना चाहिए और ए जो है वो एपिडर्मल सेल है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो गया 4 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीचर और देखते हैं। ये बीन शेप्ड है गार्ड सेल, किसका फीचर है, ये डाइकॉट का फीचर है। अब आप देखो एपिडर्मल सेल के कंपेयर में ये स्मॉल होते हैं। अगर ये स्मॉल हैं, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई फंक्शन रोल होना चाहिए, नहीं तो सेम साइज की क्यों नहीं हो गई। तो ये स्मॉल होने की वजह से इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बहुत इजीली हो जाती है। आपको पता है स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग टर्गर प्रेशर के चेंजेस की वजह से होती है। तो अगर बड़ा सेल होगा तो उसको वाटर इनटेक और वाटर को बाहर रिमूव करना काफी टाइम लगता है उसमें। तो छोटा सेल होगा तो जल्दी जल्दी वाटर मूवमेंट होती है और रैपिडली ओपनिंग क्लोजिंग हो सकती है स्टोमेटा की, राइट। तो इसका ये रोल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे सब्सिडरी सेल। ये सब्सिडरी सेल कैसा रोल प्ले करते हैं, ये एक्चुअली रेजरवॉयर की तरह वर्क करते हैं, मिनरल और वाटर का रेजरवॉयर, राइट। तो जब भी स्टोमेटा के गार्ड सेल को वाटर चाहिए तो ये प्रोवाइड करेंगे, मिनरल चाहिए प्रोवाइड करेंगे। मींस वाटर और मिनरल एक्सचेंज करने का काम करते हैं गार्ड सेल से, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो हमने यहां पे स्टडी किया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, उसमें एपिडर्मल सेल लार्ज देखा हमने, फिर हमने अदर अरेंजमेंट देखी और स्टोमेटल अपरेटस देखा और हमारा मैच का क्वेश्चन था, तो हमने इसको प्रॉपर्ली स्टडी कर लिया। ओल्ड क्वेश्चन है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राइकोम्स के ऊपर क्वेश्चन है, ट्राइकोम इन शूट सिस्टम। अब क्या ट्राइकोम शूट सिस्टम में होते हैं, पहली बात यस, रूट में रूट हेयर होते हैं, शूट में शूट हेयर होते हैं और शूट हेयर को ही हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। पहले आप एक डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको बिल्कुल फाइन फाइन हेयर दिख रहे हैं स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर। इन्हीं फाइन हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इनको शूट हेयर या ट्राइकोम बोला जाता है, राइट। अब ये क्या काम करते हैं, कैसे इनके फीचर हैं, इनके फीचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो उस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर साथ में सभी ऑप्शन के हम यहां पे इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, क्या रोल प्ले करता है। फर्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली मल्टीसेलर। तो ये फैक्ट है कि हाँ, जो ट्राइकोम होते हैं वो मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं। रूट हेयर से कंपेयर करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलर होते हैं। बट ट्राइकोम मोस्टली मल्टीसेलर, ऑलवेज मल्टीसेलर आ जाए तो वो रॉन्ग है। यूजुअली लिखा हुआ है मींस वो मोस्टली आपको मल्टीसेलर मिलेंगे, तो पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट है मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच। ये भी पॉइंट डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन होता है कि ब्रांच हो सकती है अनब्रांच। इनिशियली तो अनब्रांच ही होते हैं बट ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, ग्रोथ बेटर होने के बाद ब्रांचिंग भी निकल जाती है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। मे बी सॉफ्ट और स्टिफ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन जैसे, जैसे हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर हेयर होते हैं, बूल होती है कुछ एनिमल्स में, तो उसके जैसे सॉफ्ट हो सकते हैं। कुछ में स्टिफ हो सकते हैं जैसे कि नीडल के जैसे, ठीक है। तो इसका भी बेनिफिट है, जैसे स्टिफ है तो क्या रोल प्ले करेगा, तो ये जैसे ग्रेजिंग कैटल है उनको इरिटेट करेगा, तो उसके ऊपर ग्रेज नहीं कर पाएंगे, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। सॉफ्ट की हम बात करेंगे आगे आगे। मे बी सिक्रेटरी। सिक्रेटरी जो है, आप देखते हैं कि रूट, ये जो ट्राइकोम्स हैं वो रूट के जैसे, जैसे रूट जेल लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है, वैसे ही ये भी जिलेटिनस जैसा स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिक भी हो सकता है, उसमें टॉक्सिन हो सकते हैं इंसेक्ट से बचने के लिए, तो सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। आप देखते हैं जैसे कि अगर स्टेम के ऊपर कोई फाइन कॉटन जैसी कवरिंग होती है तो वो ट्रांसपायरेशन को कैसे अफेक्ट करता है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कंसीडर करते हैं जैसे हम विंटर में वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो हम उस वुलन क्लोथ में एक एयर ट्रैप होती है, वो स्टिल एयर होती है, उसकी मूवमेंट कम होती है, तो हीट हमारी बॉडी से लॉस नहीं हो पाता है। वैसे ही ट्राइकोम के अंदर एक स्टिल एयर की लेयर बन जाती है जिसमें वाटर वेपर ट्रैप हो जाते हैं, विंड उस वाटर वेपर को रिमूव नहीं कर पाती है, तो वाटर का लॉस दैट इज ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है। तो हमने देखा कि ट्राइकोम एक स्टिल एयर की लेयर बना के क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन को लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास
वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का फीचर है। तो हमने देखा कि सभी फीचर जो हैं वो ट्राइकोम को डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ए बी सी डी सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो ट्राइकोम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेनी टाइम्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इन कॉलम 1 विद फिगर इन कॉलम 2। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि आपको कॉलम 1 में नेम दिए गए हैं वैस्कुलर बंडल्स के और सेकंड कॉलम में फिगर्स दी है, हम इसको मैच करेंगे। तो ए पार्ट पे आते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे आपको मिलते हैं, एक जनरल आइडिया आपको होता है, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। तो रूट के अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं। कैसी अरेंजमेंट होती है, चलिए बात करते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल, इसका मीनिंग होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम ये दोनों जो होंगे वो सेपरेट पैच में भी मिलेंगे। मींस एक बंडल में जाइलम फ्लोएम एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहां पे देखिए कि अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल आपको एक ही पार्ट में दी गई है, बाकी तो आपको सिंगल सिंगल बंडल दिया गया है। यहां पे देखिए ये जो स्मॉल आपको पैच दिख रहा है बाहर वाली साइड, ये फ्लोएम है, और ये जो इनसाइड आपको पैच दिख रहा है लार्ज वाला पैच, ये जाइलम है। मींस जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट पैचेस में है, डिफरेंट रेडियाई में है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो इसके साथ मैच कर रहा है, बिकॉज ये रूट की रेडियल वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। उसके बाद चलते हैं पॉइंट बी, कंजॉइंट क्लोज्ड, और सी पार्ट है कंजॉइंट ओपन। पहले तो कंजॉइंट टर्म समझते हैं, दोनों इसमें पॉइंट्स में कंजॉइंट लिखा हुआ है। कंजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, कंजॉइंट मींस टुगेदर। इसका मतलब हो गया कि ईच जो बंडल है वैस्कुलर बंडल, उसके अंदर आपको जाइलम एंड फ्लोएम आपको टुगेदर मिलने वाला है, राइट। तो यहां पे देखिए इन दोनों ही केस में फ्लोएम भी है, यहां भी देखिए फ्लोएम है, और ये जाइलम है, यहां पे जाइलम है। मींस ये दोनों बंडल ही कंजॉइंट है। तो यहां भी कंजॉइंट, यहां भी कंजॉइंट, जाइलम फ्लोएम एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। अब बात आती है ओपन है कि क्लोज है। अब क्लोज्ड और ओपन हम किस बेस पे बोलते हैं, कि कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उसको हम ओपन बोलते हैं, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज। अब देखिए कैम्बियम कहां पे, अब देखिए पी डायग्राम है, इसके अंदर बीच में आपको एक लेयर मिल रही है, एक डिफरेंट टाइप के सेल जो फ्लोएम जाइलम से डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये हो गया ओपन टाइप, मींस कंजॉइंट ओपन यहां पे मैच करेगा। यहां पे आप देखिए आर वाले टाइप में इस डायग्राम में इसके अंदर आपको कैम्बियम नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोज्ड, राइट। तो हमने यहां पे देखा कि कैसे रेडियल वैस्कुलर बंडल रूट्स में होते हैं, कंजॉइंट का मीनिंग क्या होता है, और अब क्लोज्ड होंगे तो कैम्बियम नहीं होगी, और ओपन होंगे तो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगी, राइट। तो हमारा मैच यहां पे कंप्लीट है, दैट इज ए का क्यू आपको 3 ऑप्शंस में दिया गया है, बी का आर, तो बी का आर फर्स्ट ऑप्शन में है ओनली, और ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया नंबर 1, राइट। तो ये हमने देखा वैस्कुलर बंडल, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, एज सच आ जाती है समटाइम, तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन का। इसमें देखिए असर्शन में लिखा हुआ है कि इन रूट्स द जाइलम इज एक्सार्क। तो एक्सार्क क्या हो गया, तो पहले हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं कि एक्सार्क एंडार्क क्या चीज होती है, उसके बाद हम फिर बाद में इस क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब प्राइमरी जाइलम की फॉर्मेशन होती है, जब भी डिफरेंशिएशन होगी, तो देखिए कैसे डेवलपमेंट होती है इसकी, उसकी हम बात करेंगे। कंसीडर ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टम है,
आप एपिकल मेरिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। पहली बार जब जाइलम के बंडल बनेंगे प्राइमरी, तो इसमें से सेल डिवाइड करेगा, यहां पे 2 सेल बन गए, एक और एक दूसरा सेल बन गया, राइट। अब ये डिवीजन डिवाइडिंग सेल है। अब ये सेल डिफरेंशिएट होंगे, कंसीडर डिफरेंशिएट होके जाइलम बनाएंगे, बेसल बनाएंगे, ऐसे मान लेते हैं। अब जो फर्स्ट सेल है वो क्या करेगा, विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के ही ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, इट बिकम परमानेंट। मींस ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट होगा तो आपको पता है बेसल बनेगी तो बॉल थिकनिंग होगी और ऐसे सेल डेड हो जाएगा, डेड हो गया। अब दूसरी साइड देखते हैं कि जो सेकंड सेल है, पहले वो कंप्लीटली ग्रो करेगा, इसने अपनी कंप्लीट ग्रोथ एक्वायर की, और उसके बाद इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, लिग्निन डिपोजिशन डेड। अब आप देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला है ये पहले मैच्योर हुआ, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोटोजाइलम, राइट। और जो पूरी ग्रोथ लेने के बाद में डिफरेंशिएट किया, परमानेंट हुआ, उसको हम बोलेंगे मेटाजाइलम। पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रोटोजाइलम जो पहले परमानेंट हो गया, मेटाजाइलम जो बाद में मैच्योर हुआ। अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों ही प्राइमरी होते हैं, ऐसा मत सोचना कि प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, दोनों ही आपको किस में देखने को मिलते हैं, आपको प्राइमरी जाइलम में। सेकेंडरी जाइलम में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक जैसे ही आपको वेसल्स देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए प्रोटोजाइलम में ल्यूमन नैरो है, इसके अंदर ल्यूमन वाइड है, राइट। तो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये तो हो गया डेवलपमेंट का कंसेप्ट। अगर आप एक स्टेम में देखेंगे, कंसीडर कि हमारे पास एक स्टेम है, या रूट का ले सकते हैं, किसी का भी दोनों में। तो यहां पे रूट की बात की है तो मैं रूट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं पहले। तो ये कंसीडर एंडोडर्मिस है और बाहर पेरिस एपिडर्मिस है और कॉर्टेक्स है, राइट। यहां पे पेरिसाइकिल आती है, आपको पता है, हम मेन बंडल के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ये जाइलम के बंडल्स हैं। फ्लोएम के बंडल भी होते हैं, फ्लोएम के बंडल अगर आप देखेंगे तो वो यहां पे मिलेंगे, इस रीजन पे। हम मेनली जाइलम की बात करने वाले हैं। तो जाइलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको आउटर साइड ये जो नैरो पॉइंटेड एंड है, यहां पे छोटी छोटी वेसल्स मिलेंगी, मींस नैरो ल्यूमन वाली, और इनर साइड आपको वाइड ल्यूमन, यहां भी देख सकते हैं वाइड ल्यूमन की वेसल, यहां पे नैरो। तो ये जो नैरो है वो आपको पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो वाइड है इसको क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। तो आपने यहां पे कंसेप्ट को समझा कि कैसे प्राइमरी जाइलम के अंदर ही 2 टाइप की यहां पे आपको बेसल देखने को मिल रही है। ट्रैकिट्स में भी होता है, मेनली बेसल की बात करेंगे। तो बेसल यहां पे एक नैरो एक वाइड, नैरो को प्रोटो बोला है, वाइड को मेटा बोला है। अब यहां पे अरेंजमेंट के ऊपर आ गए कि जो प्रोटोजाइलम है रूट के अंदर वो आउटर साइड है, मेटाजाइलम पिथ की तरफ, सेंटर की तरफ अरेंजमेंट है, राइट। तो अब ऐसी अरेंजमेंट जिसमें प्रोटोजाइलम आउटर साइड है उसको एक्सो एक्सार्क बोलते हैं। अगर इसका उल्टा होता, जैसा कि स्टेम में होता है कि प्रोटोजाइलम इनसाइड पिथ की तरफ एक्सपोज करता, फेस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडार्क कंडीशन। तो रूट के अंदर हम देखते हैं कि इसमें प्रोटोजाइलम आउटर साइड होता है, तो इसको एक्सार्क कंडीशन बोला जाता है। तो एक्सार्क एंडार्क हमने ये टर्म किस बेसिस पे यूज की, प्रोटोजाइलम की पोजीशन आउटर साइड है कि इनर साइड है, राइट। तो अब आप देखिए यहां पे इन रूट्स द जाइलम इज एक्सार्क। तो जाइलम एक्सार्क है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, करेक्ट, मींस असर्शन करेक्ट है। अब देखते हैं क्या रीजन में यही बात एक्सप्लेन की है कि एक्सार्क क्या होता है। इन रूट्स प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड आउटर साइड, यस, एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड द सेंटर, यस, एक्सप्लेन हो गया। मींस एक्सार्क को ही एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारे पास आंसर बन गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट, तो हमने यहां पे जाइलम का कंसेप्ट देखा, जाइलम में हमने बात की कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम कैसे डेवलप होता है, अरेंजमेंट कैसे होती है, स्टेम में एंडार्क होता है, रूट में एक्सार्क होता है, राइट। तो ये था हमारे पास
असर्शन रीजन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसमें से, स्टेम के ऊपर क्वेश्चन है। डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें लेबलिंग आपको दी गई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन गिविंग ऑल द 4 पार्ट। ए बी सी डी को लेवल करना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो आप इस डायग्राम को स्टडी करिए, ठीक है। आप वीडियो को बीच में पॉज करके ऐसा भी देख सकते हैं, चलो पहले मैं लेवल करता हूं फिर टीचर की बात सुनते हैं, राइट। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये एक डाइकोट स्टेम का छोटा सा सेक्शन है। अगर पूरा एक आउटलाइन की फॉर्म में देखें तो देखो क्या होता है, यहां पे ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर आपको यहां पे हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक दिस, स्टेम में हेयर मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पे ये एंडोडर्मिस का रीजन है, बीच में कॉर्टिकल रीजन होता है। कॉर्टेक्स में आप देखेंगे तो यहां पे आपको थोड़े से थिक वॉल्ड सेल वहां पे देखने को मिल रहे हैं डायग्राम में, सेक्शन में, इस पार्ट में। उसके बाद आपको यहां पे ऐसे थोड़े लाइट कलर के सेल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन क्या है उसकी लेबलिंग हम करेंगे। उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस बट क्लियरली विजिबल नहीं है यहां पे, उसकी बात करेंगे क्यों। उसके बाद यहां पे पेरिसाइकल है, तो पेरिसाइकल आपको यहां पे ये पैचेस की फॉर्म में दिया गया है। तो यहां पे छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलेंगे, पैचेस, ऐसे पैचेस होते हैं। तो ये किसके पैचेस हैं, ये पेरिसाइकल के पैचेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल की। तो वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट ऐसे होती है, बहुत सारे बंडल आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज होते हैं। इसके बीच में आपको कैम्बियम भी देखने को मिलेगी। डाइकोट स्टेम है तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, तो ऐसे करके बीच में पिथ है। तो ये एक आउटलाइन डायग्राम है समझने के लिए। यहां पे हमने क्या किया है, इस डायग्राम का एक सेक्शन यहां से उठाया हुआ है, ये वाला सेक्शन कंसीडर, और इसको मैग्नीफाई कर दिया है वहां पे। चलिए तो आते हैं डायग्राम के ऊपर। तो सबसे बाहर आपको रूट हेयर दिख रहे हैं, ये रूट हेयर हैं। कंप्लीट लेवलिंग कर लेते हैं साथ साथ में, रूट हेयर। उसके बाद आपको ये थिक लेयर देखने को मिल रही है, जिस पे ए लेवलिंग की है। उसके बाहर एक थिन लेयर भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये एपिडर्मिस होती है। बट आपसे ये नहीं पूछा गया है, हम जस्ट डायग्राम को डिटेल में समझने के लिए इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अपना मेन पॉइंट यहां पे, दैट इज लेवलिंग के ऊपर। ए आप देख रहे हैं यहां पे एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको थिक वॉल्ड सेल देखने को मिल रहे हैं, ये वाले सेल यहां पे। तो इन्हीं सेल्स को यहां पे क्या किया गया है, ए में मार्क किया गया है। तो ये सेल कौन से हैं, तो स्टेम में होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कौन से सेल्स होते हैं, इसमें आपको मिलेंगे कॉलनकाइमेटस सेल। आपने कॉलनकाइमा अभी पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आप देखेंगे उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, उसमें बॉल थिक होती है, राइट। तो ये आपको स्टेम में मिलेगा। तो हाइपोडर्मिस है कौन से टिश्यू की बनी होती है, कॉलन काइमा की, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने मार्क कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ए। सेकंड बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट यहां पे क्या दिख रहा है, एक सेमी लूनार पैच दिख रहा है। और ये क्या होता है, ये होता है, पहले तो सेमी लूनार पैच है, सेमी लूनार पैच। ये क्या है, ये है पेरिसाइकल का पैच, राइट। इस पैच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कौन से सेल यहां पे देखने को मिलेंगे, ये है यहां पे स्क्लेनकाइमा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि कैसे, कहां पे कौन से सेल हैं। कुछ पॉइंट मेन स्क्लेनकाइमेटस होती है, डेड सेल होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो ये स्क्लेनकाइमा का पैच होता है, राइट। उसके बाद ये ब्लू टिश्यू आपको यहां पे दिख रहा है, लाइट ब्लू जैसे कलर में, ये है फ्लोएम। और उसके बाद सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये आपको अलग जैसी लेयर दिख रही है, ये आप देखेंगे तो इसमें ये कैम्बियम होती है, कैम्बियम। तो यहां पे देख रहे हैं ये कैम्बियम का रेड कलर का यहां पे है, तो ये कैम्बियम का पैच है, ये वाला टिश्यू यहां पे कैम्बियम का पैच। कौन सा कैम्बियम होता है, ये इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मींस बंडल के बीच में कैम्बियम है, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं है टॉपिक, लेकिन एटलीस्ट इतना क्वेश्चन बन जाता है कि
जो एक वेस्कुलर पैच होता है स्टेम के अंदर, उसके बीच में जो कैम्बियम होती है, उसमें कौन सा आपको टाइप का कैम्बियम देखने को मिलता है, तो इसको हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू की लेयर है, आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डी। तो आपको पता है ये जो टिश्यू यहां पे आपको दिख रहा है, ये कौन सा टिश्यू है? ये है जाइलम। अब जाइलम में ऑब्जर्व करिए, अभी हमने एंडार्क एक्सार्क पढ़ा था, तो बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है? बाहर की तरफ बड़ी बड़ी वाइड वेसल दिख रही है, और अंदर वाली साइड पिथ की तरफ जो फेस कर रही है वो स्मॉल वेसल है। तो हमें जो डी जो पॉइंट है, जो है एरो लगा है, वो स्मॉल वाली वेसल, नैरो वेसल के ऊपर आपको पॉइंट लगा है, तो ये क्या होना चाहिए? है तो जाइलम, लेकिन कौन सा जाइलम? ये है प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा तो बताओ क्या बोलेंगे? एक्सार्क की एंडार्क? अभी हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं एंडार्क कंडीशन। तो यहां पे फिर से क्लियर हो गया कि स्टेम के अंदर एंडार्क वेस्कुलर बंडल होते हैं, राइट। तो अभी हमने लेबलिंग कर ली है, अब आंसर के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ए देखो क्या है? हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा की बनी है। तो अब देखिए कहां पे लिखा है ए में हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा, हाइपोडर्मिस कहीं नहीं है, कॉलनकाइमा लिखा है। तो एक यहां पे लिखा है, एक यहां पे लिखा है, दो ऑप्शन आपकी कट हो गई, तो 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बी पार्ट में आते हैं, तो ये क्या है? सेमी लूनर पैच है पेरिसाइकिल का, स्क्लेन काइमा का बना हुआ। तो बी में देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में बी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल तो है, और बी ग्राउंड टिश्यू, तो मतलब कि ग्राउंड टिश्यू तो नहीं है, तो इसका मतलब पेरिसाइकिल। तो आपका आंसर यहां पे अभी आ गया है, लेकिन बाकी भी देखेंगे क्या है। सी पार्ट में कैम्बियम लिखा है, तो कैम्बियम है। नेक्स्ट डी पार्ट में प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम है, तो आपका आंसर यहां पे सेकंड हो गया। तो अभी हमने एक डाइकोट स्टेम का पार्ट देखा, उस पार्ट में हमने लेबलिंग देखी, लेकिन साथ में हमने कंप्लीट डायग्राम को डिस्कस किया कि कैसी अरेंजमेंट होती है। एक पैच को देखा कि उसमें एक्चुअल में डिटेल में कौन कौन से टिश्यू होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे और आप याद रख सकते हैं कि ऐसी अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल को आप क्या बोलते हैं? डाइकोट में वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं यू स्टील। यू स्टील क्या है? रिंग में अरेंज्ड है वेस्कुलर बंडल, और एक कौन से वेस्कुलर बंडल है ये भी हमने पढ़ा, कंजॉइंट, कोलेट्रल और ओपन टाइप। ओपन क्यों? कैम्बियम है। कंजॉइंट क्यों? टुगेदर। और कोलेट्रल क्यों बोलते हैं? कोलेट्रल टर्म हम यूज करते हैं जब एक फ्लोएम, एक जाइलम है, फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड, राइट। तो कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड है, यू स्टील टर्म इसके लिए यूज की जाती है। और स्टील क्या है? स्टील अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल के लिए टर्म यूज की जाती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ, मींस जितना भी टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर होता है उसको हम स्टील बोलते हैं, करेक्ट। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेम से ही है, डाइकोट स्टेम से हमने लिया है। हाइपोडर्मिस इज फिलअप है, तो हाइपोडर्मिस इज डैश इन सनफ्लावर एंड डैश इन मेज स्टेम। तो ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टिश्यू के ऊपर बेस्ड है कि हाइपोडर्मिस सनफ्लावर में कौन से टिश्यू से बनी है, और मेज के अंदर कौन से टिश्यू से हाइपोडर्मिस बनी है, राइट। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सनफ्लावर जो है डाइकोट है कि मोनोकोट। अगर आपको क्लियर हो गया, कंसीडर आपको लगा कि ये मोनोकोट है, तो आपको मोनोकोट की स्टेम से आइडिया हो जाएगा। अगर आपको लगा डाइकोट है, तो डाइकोट की स्टेम अभी हमने पढ़ी। तो सनफ्लावर क्या होता है? ये डाइकोट प्लांट होता है। आपने एस्ट्रेसी फैमिली भी पढ़ी है मॉर्फोलॉजी में, तो आपको ऑलरेडी पता होता है। तो सनफ्लावर, तो सनफ्लावर में हाइपोडर्मिस पूछा है। अब रिमेंबर करो, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने स्टडी किया कि हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलन काइमा की बनी है। तो कॉलन काइमा एक यहां पे लिखा है, तो ये आंसर हो सकता है। यहां पे तो एक ही ऑप्शन कैंसिल हुई है, बाकी हमें नेक्स्ट से पता चलेगा। नेक्स्ट है इन मेज। मेज आपको पता है, मेज तो मोनोकॉट प्लांट है। तो मोनोकॉट प्लांट है, तो मोनोकॉट की स्टेम में क्या कंडीशन होती है? आपने कभी शुगर केन देखा होगा, उसको क्रश किया, आप देखते हैं उसकी जो आउटर कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है, रिजिड होती है सपोर्ट के लिए। सेंटर में तो स्पॉन्जी पार्ट होता है, तो अगर आउटर कवरिंग भी उसकी बिल्कुल डेलिकेट हुई तो इजीली कोलैप्स कर जाएगा, थोड़ी सी बिंड भी चलेगी तो कोलैप्स कर जाएगा प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब कोई स्ट्रेंथ वाला टिश्यू होगा। तो सबसे ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला टिश्यू कौन सा होता है? वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो शुगर केन की स्टेम में
आपको क्या देखने को मिलेगा, या मेज की स्टेम में क्या देखने को मिलेगा, फाइबर्स मिलते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर देखने को मिलते हैं जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और फाइबर किससे बने होते हैं, फाइबर बने होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सेकंड यहां पे हमारे पास आएगा स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए स्क्लेरेन्काइमा कहां लिखा है, यहां पे लिखा है, राइट। तो हमारा आंसर हो गया नंबर 1। तो ये बड़ा सिंपल जैसा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टिश्यू वाले क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं। जैसे आपसे कई बार पेरिसाइकिल पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार हाइपोडर्मिस पूछ लेते हैं कि कौन कौन से टिश्यू की बनी होती है। तो आपको जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम और रूट का अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको क्लियर कट पता होता है कि कौन सा पार्ट कौन से टिश्यू से बना होता है, राइट। तो सिंपल था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डाइकोट स्टेम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हमने कुछ क्वेश्चन मेन जैसे सिलेक्ट किए हैं जिससे आपको डिटेल नॉलेज पता चले। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम कंसिस्ट ऑफ सब जोन। तो यहां पे ओनली कॉर्टेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और उसकी सब जोन पूछी गई है। तो अभी हमने डाइकोट स्टेम का डिटेल स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आता है उसकी बात करते हैं। पहले एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जितना भी टिश्यू आता है उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। कंसीडर कि ये एपिडर्मिस है और यहां पे कंसीडर कर लेते हैं ये पेरिसाइकल है, राइट। अब इसके बीच में देखते हैं कि आपने डाइकोट स्टेम में क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले तो हमने यहां पे ये थिक बोल्ड सेल यहां पे बनाए थे जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं थे। कौन सा टिश्यू था, कोलेनकाइमा। तो ये कोलेनकाइमा की फ्यू लेयर है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए हमने टर्म यूज की थी हाइपोडर्मिस। किससे बनी है, कोलेनकाइमा से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद थिन बॉल्ड सेल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसिस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर। तो जो येलो पार्ट दिख रहा है वो कॉर्टिकल लेयर्स। तो कॉर्टिकल लेयर जो है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है, राइट। अब लास्ट लेयर जो आती है यहां पे, उस लास्ट लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। मींस कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोडर्मिस बोलेंगे। वैसे तो एक क्लियरली विजिबल नहीं होती है, बट इसमें छोटे छोटे स्टार्च के बहुत सारे ग्रेन्यूल होते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो ये है एंडोडर्मिस, राइट। तो 1 2 3 लेयर हो गई। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर, देखते हैं कि कहां पे मैच कर रहा है। सबसे पहले 3 लेयर है, तो यहां तो 4 दिया हुआ है, तो ये तो पूरा हमारे पास ऑप्शन कट हो गया, तो ये क्रॉस कर लेंगे। सेकंड 3 3 3, तो तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि 3 लेयर है। अब चलते हैं, उसके बाद क्या लिखा है, हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की होती है। तो कोलेनकाइमा आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन है। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका यही होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, बाकी यहां स्क्लेरेन्काइमा है, ये कैंसिल हो गया, यहां पेरेन्काइमा ये भी कैंसिल हो गया। तो हमने देखा यहां पे कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस करेक्ट है। नेक्स्ट कॉर्टिकल लेयर पेरेन्काइमेटस कॉर्टिकल लेयर, तो आप देख रहे हैं कि ये करेक्ट है, सेकंड लेयर। थर्ड की हम बात करेंगे स्टार्च सीथ। अब देखिए एंडोडर्मिस नहीं लिखा है, स्टार्च सीथ लिखा है, बिकॉज डाइकोट स्टेम के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल स्टोर होते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल स्टोर होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च सीथ बोला जाता है, इनर मोस्ट लेयर है। तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया करेक्ट, आंसर हो गया हमारे पास थर्ड, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। तो आपको एक ट्रांसवर्स सेक्शन के फीचर दिए गए हैं, आपको उन फीचर को स्टडी करना है और आपको ये बताना है कि ये फीचर कौन से ट्रांसवर्स सेक्शन से मैच कर रहे हैं। क्या स्टेम है, रूट है, लीफ है, उनमें से भी डाइकोट है कि मोनोकोट है। चलिए देखते हैं। ये वैसे ओल्ड नीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज रूट स्टेम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर मेनी टाइम क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डायग्राम तो नहीं दी है, डायरेक्ट फीचर दिए गए हैं, तो आप उसमें स्टडी करके इजीली बता सकते हैं अगर आपको डायग्राम क्लियर होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल सीट। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है और बंडल के ऊपर सीट भी है। तो आप रिकॉल करिए थोड़ा सा कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आपने किस में पढ़ा है? रूट में रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, ये डायरेक्टली ऐसे याद रहेगा आपको। तो रूट में रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, तो रूट तो कट हो गया। लीफ के अंदर स्कैटर्ड अरेंजमेंट आपको जनरली नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि लीफ तो डोर्सीवेंट्रली फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट होता है तो उसमें लेयर में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, तो स्कैटर्ड फॉर्म तो नहीं बोल सकते उसको। अब आती है स्टेम की बात। क्या आपने डाइकोट स्टेम में स्टडी किया कि स्कैटर्ड होते हैं? आपने तो स्टडी किया उसमें रिंग में होते हैं, यू स्टील होती है, तो इसका मतलब कि डाइकोट स्टेम भी नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? मोनोकोट स्टेम। तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, तो चलिए डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल में ये स्टेम है, इसमें स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आप कैसे बनाएंगे? जैसे कि इररेगुलर ऐसे बना दिए लाइक दिस। मोनोकोट स्टेम आपको धीरे धीरे आपको रिकॉल होगी कि हाँ मोनोकोट का फीचर लग रहा है। जैसे जैसे हम बाहर आते जा रहे हैं वैसे वैसे बंडल छोटे होते जा रहे हैं, पेरीफेरी की तरफ स्मॉल होते हैं, पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल स्मॉलर इन साइज, और सेंटर की तरफ आप देखते हैं तो लार्ज होते हैं, तो इसको हम स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आता है, जैसे हमने डाइकोट में यू स्टील पढ़ा, क्या इसके लिए कोई स्टील टर्म यूज कर सकते हैं? यस, इसके लिए एक टर्म होती है टेक्टोस्टील। टेक्टोस्टील टर्म इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये एडवांस स्टील कंसीडर की जाती है बिकॉज मोनोकोट को हम एडवांस प्लांट कंसीडर करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि स्कैटर्ड होते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या लिख, लार्ज कंस्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट लेयर। इसका मतलब ग्राउंड टिश्यू बहुत सारा है बट वो डिफरेंशिएट नहीं है। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जितना भी टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। बट आपको पता है ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सब डिफरेंशिएट नहीं है। और ऐसा किस में देखने को मिलता है? आपको ये देखने को मिलेगा मोनोकोट स्टेम में। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये कंप्लीट टिश्यू जो है वो कैसा होता है, वो क्या है, ये है ग्राउंड टिश्यू, राइट। तो ये ग्राउंड टिश्यू स्कैटर्ड है। तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि मोनोकोट स्टेम की बात करें, लेकिन फीचर हमने सारे स्टडी करने हैं और क्लियरिटी आती है। नेक्स्ट फीचर है वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। कंजॉइंट का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था कि जाइलम फ्लोएम एक साथ होते हैं टुगेदर, और क्लोज्ड आपको पता है बीच में कैम्बियम नहीं है। तो आपको पता है मोनोकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब कैम्बियम भी नहीं होगी, राइट। तो यहां पे कैम्बियम भी नहीं है, तो ये फीचर भी हमने स्टडी कर लिया कि हाँ ये मोनोकॉट में ऐसा होता है। कंजॉइंट एंड क्लोज्ड ऐसे बंडल आपको और कहां मिलते हैं? लीफ के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। तो लीफ मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो या स्टेम हो मोनोकॉट की, इनके अंदर कंजॉइंट, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। एक कोलेटरल टर्म भी होती है जैसा कि आपको पता है, जिसमें एक जाइलम एक फ्लोएम, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। अब ये बड़ा स्पेसिफिक फीचर है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता है, तो इसको आपको ऐसा याद रखना है। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट गिवन है कि प्राइम जो मोनोकॉट की स्टेम होती है उसके अंदर आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा जनरली देखने को नहीं मिलता है। ऑलवेज नहीं होता ऐसा नहीं बोलेंगे, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट जनरली एब्सेंट होता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ई स्टेटमेंट है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी, अब इस पॉइंट को आपने समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर हम एक बंडल को यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। तो एक बंडल को हम इलेबोरेट करेंगे, ऐसे है, बाहर से बंडल सीड सेल्स होते हैं इसमें लाइक दिस, राइट। बंडल सीड सेल आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पे ये फ्लोएम टिश्यू है, ये फ्लोएम टिश्यू है, कैम्बियम देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें आपको ये वेसल्स देखने को मिलती है, लार्ज वेसल और स्मॉल वेसल आगे देख रहे हैं, 1 या 2 हो सकती है। तो आपको पता है कि ये मेटाजाइलम है, तो आपको ये भी पता चल रहा है कि एंडार्क कंडीशन है, स्टेम में एंडार्क होती है, मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, और ये प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। तो
मोनोकॉट में स्टेम हो या लीफ हो, दोनों के अंदर आपको प्रोटोजाइलम के साथ एक कैविटी एसोसिएटेड होती है, एक वाटर फिल्ड कैविटी होती है। उस कैविटी के को हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी। जैसे कंसीडर की ये यहां पे कैविटी है वाटर फिल्ड, ठीक है, तो इसको हम प्रोटोजाइलम कैविटी या इसको वाटर फिल्ड कैविटी भी बोल सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हमने देखा यहां पे कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वैस्कुलर बंडल। तो आपने यहां पे देखा कि वैस्कुलर बंडल है, उसके अंदर प्रोटोजाइलम के साथ एक वाटर फिल्ड कैविटी होती है। आप शुगर केन की स्टेम क्रश करो या मोनोकॉट की स्टेम, तो आपको वहां पे फ्लूइड निकलेगा, बहुत सारा वाटर होता है, तो कैविटी में फिल्ड होता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट मोनोकॉट के लीफ या स्टेम से रिलेट करता है। तो हमने यहां पे देखा एक बंडल और प्रोटोजाइलम कैविटी। तो ओवरऑल पॉइंट हो गया कि ये सारे फीचर किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये मोनोकॉट स्टेम से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपने डायग्रामेटिकली देखा बंडल को, स्कैटर्ड और टेक्टोस्टील और प्रोटोजाइलम कैविटी। तो स्टेम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे रहता है, तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रूट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रूट के ऊपर है। तो यहां रूट्स लिखा है, इसका मतलब है कि हमें डाइकॉट मोनोकॉट रूट की दोनों की कंबाइंड स्टेटमेंट आपसे पूछी जाएगी। आपको देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्पेसिफिकली मोनोकॉट पूछा होगा तो उसी के लिए देखना है, अगर डाइकॉट पूछा है तो उसी के साथ देखना है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन डाइकॉट रूट द बैरल शेप्ड सेल विद लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो पहली बात है कि इसमें बैरल शेप सेल होते हैं, दूसरी बात उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होनी चाहिए। एपिडर्मिस स्किन के जैसे वर्क करती है, तो स्किन कहीं कहीं पे मिसिंग है नहीं, तो वैसे एपिडर्मिस के सेल कंटिन्यूस लेयर होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एंडोडर्मिस में भी ऐसी ही कंडीशन होती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। और बैरल शेप सेल एंडोडर्मिस में मेनली ज्यादा क्लियर होते हैं, एपिडर्मिस में भी हो सकते हैं। तो एंडोडर्मिस यहां बेटर आता और यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी दोनों रूट के लिए, डाइकॉट और मोनोकॉट बोथ के लिए इनकरेक्ट हो गई, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रेडियल एंड टेंजेंशियल बॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल बैक्सी लेयर सोबेरिन कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप आपने सुना होगा, ये रूट का स्पेसिफिक फीचर होता है। डाइकॉट हो या मोनोकॉट, दोनों के अंदर आपको एक स्पेसिफिक बैंड्स देखने को मिलते हैं एंडोडर्मिस के सेल में, जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कौन सी बॉल के ऊपर होते हैं, एक रेडियल लिखा है, एक टेंजेंशियल लिखा हुआ है। तो रेडियल और टेंजेंशियल, तो अब देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली कि कैसे। कंसीडर कि ये एंडोडर्मिस का एक सेल है, तो उस सेल में हम ड्रॉ करके देखेंगे कि कहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। तो एक एंडोडर्मिस का सेल लेते हैं पहले, इसको थोड़ा सा 3D में करके देखते हैं कि कैसा है, लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अब इस सेल में देखिए एक और सेल ड्रॉ करके देखते हैं, साथ में और क्लियरिटी आएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे एंडोडर्मिस पूरा रिंग बनाता है। तो आप समझ गए कि ये एडजेसेंट बॉल हैं, टू एंडोडर्मल सेल हैं, उनकी कॉमन बॉल है। तो जो कॉमन बॉल है, उन बॉल्स को हम क्या बोलते हैं, इन बॉल के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेडियल बॉल। तो यहां पे देखो आपको ऐसे मिलेगी देखने में, देखो ये बैंड है, यहां भी बैंड है, यहां भी एक बैंड है, ऐसे पूरा जो रिंग होता है एंडोडर्मिस का, उसमें जो रेडियल बॉल्स होती है, टू सेल के बीच में कॉमन बॉल, उसमें आपको ऐसा एक बैंड देखने को मिलेगा। ये हो गए रेडियल बॉल। अब टेंजेंशियल बॉल की बात करते हैं। टेंजेंशियल बॉल एक अपर वाली साइड की बॉल ये, और एक लोअर वाली साइड की बॉल ये और ये वाली बॉल, ठीक है। तो ये एक बैंड बन गया, रिंग बन गया, किसका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का। ये कौन से मटेरियल की बनी होती है, ये बनी होती है सोबेरिन मटेरियल से। ये एक बैक्सीस सब्सटेंस है, वाटर इम्परमेबल है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी वजह से एंडोडर्मिस है वो चेक पॉइंट की तरफ वर्क करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाइलम की तरफ, वैस्कुलर बंडल की तरफ ट्रांसफर होना है, कौन सा नहीं। बिकॉज अगर ये बैंड होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं होते एंडोडर्मिस में,
बट जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फ्री स्पेस होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। अब जिस भी मटेरियल को रूट के कॉर्टेक्स से वैस्कुलर बंडल में एंटर करना है उसको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, उससे एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूछेगी कि तुम क्यों जा रहे हो या कितना मटेरियल अंदर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेगी तो चेक पॉइंट की तरफ वर्क करेगा, राइट। तो हमने देखा कि रेडियल टेंजेंशियल बॉल के ऊपर सुबेरिन के बैंड हैं जो इसको इम्परमिएबल कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए चेक पॉइंट की तरफ वर्क करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सुबेरिन और कौन सी बॉल, तो ये पॉइंट करेक्ट है किसके लिए, बोथ रूट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, इन रूट्स पेरिसाइकल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। अब ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है, कंसीडर की जैसे अगर हम यहां पे देखें कि ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, कंसीडर रूट, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है, अंदर वाली है एंडोडर्मिस, और जो मैं डॉटेड बना रहा हूं ये डॉटेड क्या है, पेरिसाइकल है। अब इस रूट में अगर ब्रांचेस निकलनी है तो ब्रांचेस का ओरिजिन पॉइंट क्या रहता है, वो रहता है पेरिसाइकल। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि रूट ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। एंडोजीनस का मतलब वो एंडोडर्मिस के इनसाइड जो लेयर है पेरिसाइकल वहां से निकलती, तो यहां से ब्रांच निकलेगी लाइक दिस, ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब मोनोकॉट का रूट हो, डाइकॉट का रूट हो, अगर उसमें ब्रांचेस होती है तो डेफिनेट सी बात है उनका ओरिजिन पेरिसाइकल से होगा, एंडोजीनस होगा। तो ये पॉइंट हमारा बोथ रूट के लिए करेक्ट है, दैट इज इन रूट्स पेरिसाइकल गिव राइज टू लेटरल ब्रांचेस। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, डी स्टेटमेंट, द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकॉट रूट्स आर रेडियल एंड जाइलम बंडल्स आर यूजुअली मोर देन 6, दैट इज पॉलीआर। अब ये जो पॉइंट है वो स्पेशली किसके लिए पूछा जा रहा है, ये मोनोकॉट रूट के लिए पूछा जा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बात करनी है, ओके। तो अगर हम मोनोकॉट का रूट देखेंगे तो मोनोकॉट रूट में जो एंडोडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट होती है उसमें मोर देन 6 आपको जाइलम के पैचेस, फ्लोएम के पैचेस भी मोर देन 6 होंगे, बिकॉज जितने पैचेस जाइलम के होंगे उतने ही पैचेस किसके होंगे, फ्लोएम के भी। तो मोर देन 6 होने को हम पॉलीआर्क बोलते हैं और ये मोनोकॉट का फीचर है। अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट के अंदर 2 to 4 जाइलम पैचेस कॉमन होंगे, 6 तक जा सकते हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि मोर देन 6 है, यहां पे फ्लोएम भी आपको देखने को मिलेगा, राइट दिस। तो हमने यहां पे पॉइंट देखा कि वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट रूट आर रेडियल, तो रेडियल तो रूट में होते हैं, सिंपल सी बात है, एंड जाइलम बंडल्स आर यूजुअली मोर देन 6, तो जाइलम बंडल 6 से ज्यादा होते हैं, तो यस पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, बट मोनोकॉट लिखा है तो मोनोकॉट के लिए करेक्ट है, तो हमारे पास ये पॉइंट करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बी सी डी, तो ये कहां पे दिया गया है, बी सी डी और करेक्ट थर्ड में। तो हमने देखा रूट, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को भी कंपेयर किया। रूट में बाकी तो लगभग सेम होता है, अप्रोक्स जो उसमें बंडल की अरेंजमेंट होती है, नंबर, वो भी नंबर ऑफ बंडल जो होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो इस क्वेश्चन को कि ऑप्शन स्टडी करने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि बुलिफॉर्म सेल है क्या, कहां पे मिलते हैं, फिर उसके बाद रोल की बात आती है। तो इसके लिए पहले आप एक डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए। इस डायग्राम में देखिए आपकी ये कौन से लीफ की डायग्राम, मोनोकॉट की लीफ। आपको जो भी लीफ लग रहा है उसके या फिर आप 3 फीचर बताइए कि ये मोनोकॉट ही है तो ये फीचर होने चाहिए, डाइकॉट है तो ये फीचर आपको लग रहे हैं कि डाइकॉट, राइट। आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को कि सोच लो पहले, उसके बाद फिर से स्टार्ट करके देखिए कि आपको आपने जो फीचर सोचे हैं वो जो हम बता रहे हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो चलिए, तो देखिए यहां पे ये मोनोकॉट लीफ है, इसमें आपको स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में भी मिल सकते हैं दोनों साइड, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आपको मोनोकॉट्स में कॉमन देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो ग्रीन टिश्यू आपको दिख रहा है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, ओनली ग्रीन टिश्यू की बात कर रहे हैं, ये जो टिश्यू है वो मीजोफिल टिश्यू होता है, इसको लीफ का ग्राउंड टिश्यू हम बोलते हैं, राइट। अब इस टिश्यू में देखिए आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
क्या इसमें कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं दिख रही है? आपको पता है डाइकॉट में एक पैलिसेड पेरेन्काइमा बन जाता है और एक स्पॉन्जी, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा दिख रहा है, तो सेकंड फीचर हो गया, राइट। नंबर थर्ड फीचर देखते हैं, इसमें जो यहाँ पे मिडरिब है उसका साइज बड़ा है, बाकी जो बेन्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज की है, जो पैरेलल बिनेशन को शो करता है। तो पैरेलल बिनेशन किसका फीचर है? ये मोनोकॉट लीफ का फीचर है, राइट। तो पॉइंट हमारे पास हो गया कि ओवरऑल जो है ये मोनोकॉट लीफ को शो कर रहा है। आप एक और फीचर भी ऐड कर सकते हैं, देखिए यहां बंडल सीट की एक्सटेंशन जो दिख रही है वो थिक बॉल्ड स्क्लेरेंकाइमा दिख रही है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो बंडल सीट एक्सटेंशन के सेल होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमेटस होते हैं, किसमें होते हैं वो आपको मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलते हैं। डाइकॉट में जनरली वो पेरेन्काइमेटस होते हैं या सम टाइम वो कॉलनकाइमा बन सकते हैं, राइट, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा आपको मोनोकॉट में। तो ओवरऑल पॉइंट हो गया कि ये मोनोकॉट लीफ है, ये तो हो गया लीफ। अब इस लीफ में आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे आपको एपिडर्मिस के सेल कुछ लार्ज टाइप के, अलग ही टाइप के दिख रहे हैं। ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स कैसे सेल्स होते हैं? ये एपिडर्मिस के कुछ सेल, कहां जैसे कि क्या स्पेसिफिक लोकेशन पे? यस, जो बेन होती है उसके नियर बाई लार्ज साइज के हो जाते हैं, उसमें वाटर कैविटी, आप ऐसा बोलेंगे उसमें जो वाटर कंटेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, क्लियर जैसे दिखते हैं, क्योंकि वाटर क्लियर होता है तो इसलिए क्लियर दिखते हैं। तो जो लार्ज सेल्स हैं, वाटर फील्ड सेल हैं, इन्हीं सेल को हम बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि बुलीफॉर्म सेल कहां पे होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बुलीफॉर्म सेल जो होते हैं वो एक्चुअली करते क्या है। अब देखिए ये सेल्स आपको अपर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं, मतलब ये एडएक्सियल सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, अपर साइड, राइट। आप देखेंगे इसमें कि मोनोकॉट में जैसे ये आपको स्पेशली ग्रासिस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्रासिस स्मॉल प्लांट है, हर्बेसियस प्लांट है। तो अगर कंसीडर, क्या हम ऐसा बोलें कि सॉइल में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है या आफ्टरनून में ट्रांसपायरेशन रेट हाई हो जाता है, प्लांट उतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये सेल श्रिंक कर जाते हैं, जैसे बैलून श्रिंक करता है एयर बाहर आने पर। तो ये श्रिंक करते हैं, अपना वाटर ट्रांसफर कर देते हैं मीजोफिल या बंडल सी सेल में, और श्रिंक होने पर ये लीफ को इनवर्ड रोल करेंगे ऐसे, मतलब कि अपर वाली साइड रोल कर देंगे, इनवर्ड रोलिंग बोलते हैं। इससे क्या होगा? सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन में वाटर का लॉस भी कम हो जाएगा। तो बुलीफॉर्म सेल्स का फंक्शन लीफ को इनवर्ड, मतलब कि एडेक्सियल सरफेस की तरफ रोल करना है और उसके ट्रांसपायरेशन रेट को कम करना है। बिकॉज मोनोकॉट ग्रासिस होती है, हर्बेसियस प्लांट है, छोटे प्लांट होते हैं, वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं अगर ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा या वाटर डेफिशिएंसी के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन में क्या दिया गया है? प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस। सॉल्ट स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट सॉल्ट स्टोर करता है, सॉल्ट एक्स्ट्रा स्टोर कर लेता है अपने वैक्यूल के अंदर, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। तो ये पॉइंट तो आपका नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट। तो आपको पता है एपिडर्मल सेल में जनरली आप देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट तो होते नहीं है, बुलीफॉर्म सेल में तो होते नहीं है, बिल्कुल क्लियर देखते हैं, कलरलेस दिखते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। आपने अभी देखा कि मोनोकॉट के लीफ को इनवर्ड कर्ल कर देते हैं, तो ये पॉइंट आपका ठीक लग रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी आपने स्टडी करनी है, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। तो क्या शुगर स्टोर करता है? नहीं, शुगर स्टोर करने के लिए, देखो शुगर स्टोर करना इसका मेन फंक्शन नहीं है, ये स्पेशली वाटर स्टोर करने के लिए बना हुआ है। शुगर स्टोर करने के लिए अदर सेल होते हैं, मीजोफिल में शुगर हो सकती है, अदर स्टोरेज एरिया में शुगर हो सकती है, लेकिन यहां पे स्पेशली वाटर को एक्स्ट्रा स्टोर करने के लिए बने होते हैं। तो शुगर स्टोरेज वाला पॉइंट यहां पे नहीं आएगा। तो आपका आंसर हो गया इनवर्ड कर्लिंग, राइट। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following statement best define that why the dicot leaf called dorsiventral। आपको पता है डाइकॉट लीफ को डोर्सीवेंट्रल बोलते हैं, टू सरफेस डिफरेंट इसका मीनिंग होता है। मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल होता है, दोनों सरफेस सेम होती है, ठीक है। तो
डाइकॉट लीफ को हम डोर्सीवेंट्रल क्यों बोलते हैं, तो हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम आप देखेंगे, डाइकॉट लीफ की डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए आप अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल दिख रही है। आपको मीजोफिल टिश्यू जो है वो डिफरेंशिएटेड है, ऊपर आपको पैलिसेड मीजोफिल दिया है, लोअर साइड आपको स्पॉन्जी दिया है, बीच में एयर कैविटी, स्टोमेटा लोअर साइड। ये जनरल फीचर हो गए किसके, लीफ के। साथ में मैंने अभी आपको एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ बताया था, तो एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ भी आपको दिख रही है, पेरेन्काइमेटस। तो ये डाइकॉट फीचर के, डाइकॉट लीफ के कंप्लीट फीचर हमारे पास हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या पूछा गया है। डोर्सीवेंट्रल इसको हम क्यों बोलते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा मोस्टली ऑन एडेक्सियल सरफेस। क्या स्टोमेटा मोस्टली एडेक्सियल सरफेस के ऊपर होते हैं। देखो एडेक्सियल सरफेस जो होती है वो अपर सरफेस होती है, तो अपर के ऊपर तो नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो गई ऑटोमेटिकली, तो ये नहीं आएगा। सेकंड, बोथ सरफेस हैज अ कंस्पिक्यूअस क्यूटिकल। तो क्या क्यूटिकल के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्लियरली डाइकॉट लीफ में टू सरफेस डिफरेंट? नहीं, क्योंकि क्यूटिकल तो दोनों साइड होती है, माइनर डिफरेंस हो सकता है लेकिन दोनों साइड क्या होगी, वो प्रेजेंट है, तो ये भी अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट नंबर थर्ड, डिफरेंट एनाटॉमी टुवर्ड अपर एंड लोअर साइड। डिफरेंट एनाटॉमी, ठीक है, आप मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजी आपकी एनाटॉमी के ऊपर भी डिपेंड करेगी, कैसे अभी बात करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, अपर साइड एनाटॉमी डिफरेंट है, लोअर साइड एनाटॉमी डिफरेंट है। देखिए जब भी हम एक डाइकॉट लीफ को देखते हैं उसकी अपर सरफेस ब्राइट ग्रीन आपको देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट नीचे देखिए यहां पे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है मीजोफिल सेल की, राइट, और उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी हाई होता है। आप देखिए ग्रीन कलर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अपर सरफेस ब्राइट ग्रीन होती है। ठीक है, और लोअर सरफेस आप देखिए यहां पे मीजोफिल टिश्यू जो है वो कैसा है, स्पॉन्जी जैसा है, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसीज है, क्लोरोप्लास्ट भी कम होते हैं, कलर डल आता है लोअर साइड। तो एनाटॉमी के बेसिस पे कलर आएगा और उसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अपर सरफेस अलग है, लोअर सरफेस अलग टाइप की है, राइट। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रही है। एक बार नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। Vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle C cell. वैस्कुलर बंडल थिक बॉल से सराउंडेड होते हैं। यस, वैस्कुलर बंडल के अराउंड जो लेयर होती है बंडल सी सेल, उसमें थिक बॉल होती है। ठीक है, वो मोनोकॉट में भी होती है, डाइकॉट में भी होती है, सभी बंडल में होती है। ठीक है, तो आप इसको इस बेस पे डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। तो हमने यहां पे देखा कि डाइकॉट लीफ डोर्सीवेंट्रल क्यों होता है, तो उसको हमने एनाटॉमी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप एनटीए का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी जो सिलेबस दिया है उसमें आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हमें रेलेवेंट टू प्रैक्टिकल सिलेबस, ठीक है, हमें कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी स्टडी करने पड़ेंगे। अब एनाटॉमी वाला चैप्टर है, इसमें तो आपको पता है आप परमानेंट स्लाइड या स्लाइड मेकिंग वाले एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लैब में 11th-12th लेवल के ऊपर। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो देखते हैं। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का एक टीएस लिया गया है, स्टेन्ड फर्स्ट विद सैफरनिन, तो पहले हम उसको सैफरनिन स्टेन डालेंगे, ठीक है, फिर उसको उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं, देन विद फास्ट ग्रीन स्टेन। तो पहले सैफरनिन फिर फास्ट ग्रीन, मींस हमने टू स्टेन यूज की, इसको डबल स्टेनिंग बोलते हैं। जब भी आपको परमानेंट स्लाइड बनानी हो तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेन को यूज करते हैं, बिकॉज कोई एक ऐसा नहीं है कि एक किसी प्लांट पार्ट में सभी टिश्यू एक जैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप की डिपोजिशन होती है सेल वॉल में, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेन को वो ट्रैप करते हैं, एक्वायर करते हैं, इसलिए मल्टीपल स्टेन यूज करते हैं। यहाँ पे टू स्टेन यूज कर रहे हैं, डबल स्टेनिंग मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड, राइट। तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए हमने टू स्टेन यूज की, एक हमने सैफरनिन यूज की और एक हमने क्या यूज की, फास्ट ग्रीन स्टेन। तो अब आपको बताना है कि कलर बताना है कि जाइलम का कलर कैसा आएगा, फ्लोएम का कलर कैसा आएगा। मीन जाइलम ने कौन सी स्टेन एक्वायर की उसके बेस पे कलर आएगा, फ्लोएम ने कौन सी स्टेन एक्वायर की उसके बेसिस पे कलर आएगा, राइट। तो देखिए
रेड, ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज ऐसे कुछ कलर आपको दिए गए हैं। तो पहले समझते हैं कि जाइलम कौन सा कलर एक्वायर करता है। जाइलम जो होता है वो रेड कलर एक्वायर करता है। क्यों रेड कलर एक्वायर करता है? कौन सी स्टेन ट्रैप करता है? तो ये सेफ्रानिन स्टेन को ट्रैप करने का काम करता है, क्योंकि सेफ्रानिन जो होती है वो लिग्निफाइड बॉल होती है, उसमें ट्रैप होती है। आपको पता है जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड है, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यू डेड होता है तो फिर उसमें लिग्निन डिपोजिशन होगी और वो सेफ्रानिन को ट्रैप करेगा, तो रेड कलर आएगा, राइट। तो जाइलम रेड क्यों होता है? रीजन लिखेंगे, ड्यू टू लिग्निफाइड बॉल्स। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम में जो कलर आता है वो ग्रीन आता है। ग्रीन क्यों आता है? ग्रीन कलर आता है ड्यू टू विच स्टेन? दैट इज फास्ट ग्रीन स्टेन। ये स्टेन कौन से टिश्यू को कलर करती है, स्टेन करती है? जिसके अंदर सेलुलोस होता है मेनली। तो आपको पता है फ्लोएम के अंदर मोस्ट ऑफ द टिश्यू क्या है? वो लिविंग होता है। तो लिविंग में मेनली आपको सेलुलोस मिलेगा। तो पॉइंट हो गया ड्यू टू सेलुलोसिक बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट हो गया कि जाइलम जो है वो रेड कलर एक्वायर करता है और फ्लोएम जो है वो ग्रीन कलर एक्वायर करता है। तो जब भी आप किसी परमानेंट स्लाइड को देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि रेड और ग्रीन कहां कहां पे है। अगर उसी के बेसिस पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि अच्छा ये रेड है तो ये जाइलम है और ये ग्रीन है तो ये फ्लोएम है, राइट। तो इसके साथ हमारा एनाटॉमी चैप्टर कंप्लीट है। आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।